गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने दो अवयवों के योगफल से संबंधित बात की थी। आज हम बात करेंगे दो अवयवों के गुणन की। ध्यान देना, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, दो अवयवों का गुणन का। तो देखिए, दो अवयवों का गुणन केवल तभी, दो अवयवों का जो गुणनफल होता है वो केवल और केवल तभी संभव होता है जब पहले अवयव की कोटि में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की कोटि में पंक्ति की संख्या आपस में बराबर हो। रिपीट करते हैं, बात समझिएगा। दो अवयवों का गुणनफल, कल आपको बताया था दो अवयवों के योगफल की कंडीशन क्या होती है। योगफल में था और अंतर में था कि उनकी कोटियां समान होनी चाहिए, तब संगत अवयव आपस में जुड़ते या घटते हैं। बात कर रहे हैं दो अवयवों के गुणनफल की। तो दो अवयवों का गुणनफल कब संभव होता है? दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव होगा जब पहले अवयव की कोटि में स्तंभों की संख्या यानी कॉलम्स की संख्या और दूसरे अवयव की कोटि में पंक्ति की संख्या आपस में समान होती है, तब उनका अवयवों का गुणनफल संभव होता है। और गुणनफल के पश्चात जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है हमें, वो कितने की मिलती है? जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं, ये 2 बचा और यहाँ पे 2 बचा, यानी 2 क्रॉस 2 की। अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता तो 2 क्रॉस 3 की मिलती। ठीक है, यानी अगर पहली मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है और दूसरी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 की है तो इसमें स्तंभ और इसमें पंक्ति की संख्या समान है, अतः इनका गुणनफल संभव है। और गुणनफल के पश्चात जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने की मिलेगी? रिमेनिंग एलिमेंट जो होते हैं 2 क्रॉस 2 की। अवयवों के गुणनफल में एक कंडीशन विशेष होती है। अवयवों के गुणन के जो गुणधर्म होते हैं, गुणधर्म में जैसे कि योग के गुणधर्म में आपको पढ़ाए थे कि क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, साहचर्य नियम का पालन करते हैं योग वाले, योज्य तस्मक नियम का पालन करते हैं, योज्य व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं और निरसन नियम का पालन करते थे। लेकिन यहाँ पे अवयवों के गुणन में क्या होता है, यानी अवयवों के गुणन के गुणधर्म की बात करें तो गुणन के गुणधर्म में क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं होता है, बाकी सभी नियम सेम एज इट इज फॉलो होते हैं जैसा कि हमारा योग के गुणधर्म में फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ पे क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं होता है। कैसे कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए था योग में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अवयवों के गुणन में क्रम विनिमय का पालन होना अनिवार्य नहीं है। अर्थात a अवयव में b का गुणा किया जाए और b अवयव में एक अवयव का गुणा किया जाए तो दोनों बराबर हों, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगर ये डिफरेंट कोट की हैं तो ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो ध्यान दें, अर्थात दो अवयवों का गुणनफल में इनके क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, अर्थात a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, आते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से संबंधित एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल की। तो देखिए, जैसे यहाँ दे रखा है a एक अवयव दे रखी है 2 4 3 2, इसकी कोटि अगर देखें तो 2 क्रॉस 2 की है। और b एक अवयव दे रखी है 1 3 -2 5, जिसकी कोटि है 2 क्रॉस 2 की। हमसे कहा तब a b ज्ञात कीजिए, a इंटू बी। तो देखिए, इसकी कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 2 और इसकी कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 2। हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या इनका गुणनफल संभव है भी कि नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पे इसकी कोटि में स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव की कोटि में पंक्ति की संख्या आपस में समान है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितनी होगी? तो ये 2 क्रॉस 2 की हमारी परिणामी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, यानी जो रिजल्ट में आएगी वो हमारी किसकी होगी? 2 क्रॉस 2 की होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि a इंटू बी जो होगा वो कितना होगा? एक सी मैट्रिक्स होगी। अब सी मैट्रिक्स जो हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी? सी आई जे, यानी आई और जे तो उसकी पंक्ति और संख्या को बताते हैं, जैसे a11 a12 लिखते थे वैसे ही c11 c12 है ना, 2 क्रॉस 2 की। तो इसकी एक जनरल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? पहला एलिमेंट, अगर एलिमेंट हमने सी मान लिया है तो क्या हो जाएगा? c11 पहली पंक्ति का पहला कॉलम का अवयव, c12 पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का अवयव, c21 c22। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है कुल मिला के। तो अब देखिए,
C11 पहले फाइंड करेंगे, तो C11 कैसे फाइंड होगा, 1 1 यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा होगा। ठीक है, ये कुछ डिटेल में ज़्यादा है क्योंकि इससे क्या होता है कभी गलत नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करने लगते हैं, अभी आपको यही समझा देंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट भी तो करेंगे डायरेक्ट ही, लेकिन ये एक एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम आपको बता रहे हैं जिससे कि आपके क्वेश्चन में कभी भी गलती ना हो। क्योंकि मोस्टली कितना भी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन कई बार क्या होता है मल्टीप्लिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अक्सर बच्चों से रॉन्ग हो जाता है, और इसी कारण एग्जाम में इस मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन मोस्टली आता है। तो आइए देखते हैं C11 यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, यानी पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गई पहली पंक्ति, यहाँ लिख दिया, इनटू दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से, तो ये पहला स्तंभ लिख दिया स्तंभ फॉर्म में। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं, इसका इससे ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का 1 से करेंगे, 2 × 1 और प्लस लगाते हैं, हर अगले नंबर पे क्या लगाते हैं, प्लस, प्लस अगले का अगले वाले से, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। तो 4 × -2 सिंप्लीफाई किया तो आ गया 2 - 8 बराबर माइनस का 6। अब C12 निकालना है। C12 क्या हो जाएगा, पहली मैट्रिक्स में पहली पंक्ति का दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ से गुणा। ठीक है, पहली पंक्ति गुणे दूसरा स्तंभ, ये पहली मैट्रिक्स की बात है, ये दूसरे मैट्रिक्स की बात होती है। तो पहली मैट्रिक्स में पंक्ति ये हो गई हमारी, और दूसरे स्तंभ में दूसरा कॉलम जो हो गया वो ये हो गया। अब इसका सेम ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से। 2 × 3 प्लस 4 × 5 26 आ जाएगा। C21 यानी पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति का दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से, तो पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति वाइज लिखेंगे, और 1 दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से, पहला स्तंभ ये है तो इसको ऐसे ही स्तंभ वाइज लिखेंगे। तो पहले का पहले से गुणा प्लस दूसरे का दूसरे से गुणा, -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से C22 निकालेंगे। C22 यानी दूसरी पंक्ति, पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरी मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति से, जो स्तंभ से, सॉरी। तो यह दूसरी पंक्ति हो गई ये, और दूसरा स्तंभ हो गया ये। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 प्लस 2 × 5 = 19 आ जाएगा। तो इस चारों वैल्यू निकल आई है, ये हम यहाँ पे रख देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था एक डिटेल वाइज जिससे कि आपकी कभी मिस्टेक ना हो, है ना। इससे हमें मालूम चल जाए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, इस प्रकार से आपको समझाया है। इसको नॉर्मली आप करेंगे तो नॉर्मली कैसे करेंगे, तो नॉर्मल करते समय हमें क्या करना है, ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये मानने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट करते हैं क्या कि ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, A × B। अब A × B निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लेंगे, बस ये वैल्यू यहाँ लिखते जाएंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, AB क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति का जब पहला एलिमेंट लिखेंगे, पहला एलिमेंट कैसे लिखते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा। तो 2 × 1 = 2, बीच में प्लस लगता है, प्लस 4 × -2 कितना आएगा, -6। तो यहाँ सीधा लिख देंगे -6। फिर क्या करते हैं, पहली पंक्ति का हम शुरुआत में करते हैं क्या है, डायरेक्ट करने में पहली मैट्रिक्स के पहली पंक्ति को पकड़ लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स की सारे स्तंभों से 1 × 1 मल्टीप्लाई करके एक सीक्वेंस में लिख देते हैं रो वाइज। तो देखिए पहले से शुरुआत से फिर से दिखा दे रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 × 1 = 2 प्लस 4 × -2 -8, तो -6 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू क्या आ गई, -6। अब उसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 × 3 प्लस 4 × 5 कितना आ जाए, 26। तो यहाँ 26 लिख दिया। ठीक है, यानी पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का हम तब तक मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम में करते जाएंगे जब तक कि कॉलम की संख्या खत्म नहीं हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करके उन्हें कैसे लिखते हैं, पंक्ति वाइज लिखते हैं। अब यहाँ पे कॉलम खत्म हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, अब दूसरी पंक्ति पकड़ लेंगे, पहली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति पकड़ेंगे और दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई पहले स्तंभ से करेंगे तो 3 × 2 प्लस 2 × -2, ठीक है। तो 3 और यह जाएगा -1, तो -1 यहाँ लिख देंगे। फिर से पहले स्तंभ से हो चुका है, अब दूसरे स्तंभ से करेंगे तो पहले ये दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 3 × 3 प्लस 2 × 5 यानी 19 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये सब हमें लिखने की कोई नीड नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो बस ये स्टेप यहाँ लिखो सीधा,
और उसको सिंप्लीफाई करके अगली मैट्रिक्स में लिख दीजिए। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हमने ये आपको डिटेल वाइज इसलिए समझाया है क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं किसका किस में गुणा करना है और कहाँ पर लिखना है। तो इसलिए हमने आपको डिटेल वाइज काफ़ी समझाया है, लिख के बताया सब चीज़ें। और करना कैसे है एग्जाम में वैसे नॉर्मली, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सीधा पहली मैट्रिक्स से पहली पंक्ति को ले लो, उसका दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हुए उसको पंक्ति वाइज लिख दो। फिर दूसरी, जब वो पहली कंप्लीट हो जाए कॉलम सारे, फिर दूसरी पंक्ति को ले लो, फिर उसके प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करके अगली पंक्ति लिख दो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन संभव करते हैं। ऐसे ही और भी एक कॉलम में और भी एक पंक्ति होती, तो अब तीसरी पंक्ति उठाते, तीसरी पंक्ति का प्रत्येक कॉलम से गुणा करते हुए अगली पंक्ति में लिख देते। तो इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्सों का गुणनफल करते हैं। इससे एक दो क्वेश्चन आप आज ही प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन करने की कोशिश करना और देखना कि वो क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं या नहीं।